हाँ तो बच्चों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद राकेश सर में आप सभी का स्वागत है। हम क्लास 12 के पॉलिटी विषय का टॉपिक नंबर 4 पढ़ रहे थे। हम इसमें पढ़ रहे थे भारत के विदेशी संबंध और बहुत सारे देशों के साथ हमने भारत के रिलेशंस क्या है वो पढ़ने की कोशिश करें। और लास्ट वाला जो हम पढ़ रहे थे, भारत चीन पढ़ लिया, भारत पाकिस्तान पढ़ लिया, भारत रूस पढ़ लिया, भारत अमेरिका पढ़ लिया, ठीक है, भारत क्या नाम से भूटान पढ़ लिया, भारत नेपाल पढ़ लिया और भारत भूटान का ये लास्ट वाला हम पढ़ रहे थे। इसके बाद हमारी क्लास ओवर हो गई थी, तो हम इसके आगे वाले संबंध जो भी रह गए हैं आपके, तो इसमें हम पढ़ेंगे। अब भारत बांग्लादेश के साथ जो विवाद के जो मुद्दे हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद फिर भारत श्रीलंका के मुद्दे संबंध पढ़ेंगे। फिर उसके बाद भारत मालदीव संबंध, और उसके बाद भारत परमाणु कार्यक्रम, और उसके बाद भारत परमाणु नीति। ये पढ़ने के बाद फिर हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा और ये सारी चीजें हम इसी टॉपिक में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमारा अगला हेडिंग आ जाएगी भारत और बांग्लादेश के बीच में जो विवाद के प्रमुख मुद्दे हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है। बस बांग्लादेश में विवाद के प्रमुख मुद्दे क्या क्या हैं वो याद रख लेना, आपको बाकी चीज याद रखने की मेरे हिसाब से जरूरत है नहीं, ठीक है। तो भारत बांग्लादेश के मध्य विवाद के मुद्दे, ठीक है। बस इतने से याद रख लेना है। ये टॉपिक में मतलब संबंध में जो भारत बांग्लादेश संबंध में केवल आपको विवाद के मुद्दे याद रखने हैं, या फिर आप ऐसे कर लेना भारत बांग्लादेश के मध्य विवाद के कौन कौन से बिंदु है, इतना सा याद रखना है। अब उन प्रमुख मुद्दों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, प्रमुख कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे हजारों, ऐसे लिख लो, है ना, हजारों बांग्लादेशियों द्वारा भारत में घुसपैठ करना, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदियों के जल बंटवारे को, ऐसे लिख लो, जल को लेकर नहीं, जल बंटवारे को लेकर विवाद रहता है, ठीक है। तीसरा है बांग्लादेश द्वारा भारत को प्राकृतिक गैस का निर्यात न करना, प्राकृतिक गैस का निर्यात न करना, एक विवाद का मुद्दा रहता है। भारतीय सेना को पूर्वी भारत में जाने के लिए रास्ता न देना, बांग्लादेश द्वारा भारत विरोधी मुस्लिम जमातों का समर्थन करना, ठीक है। विवाद के जो मुख्य पॉइंट है भारत और बांग्लादेश के बीच में वो मैंने समझाने की कोशिश की है। मैं एक एक करके समझाता हूँ, ध्यान से समझना। अब हमारे और बांग्लादेश के बीच में क्या करता है, सीमा का क्या होता है, वो होता है, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के मध्य सीमा होती है, ठीक है। और भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा है वो सीमा से क्या करते हैं, बांग्लादेश के लोग भारत के जो पड़ोसी देश हैं जो इसके मतलब सीमा लगती है, जैसे आपका कौन कौन सा हो गया, मणिपुर हो गया, ठीक है, नागालैंड हो गया, इन राज्यों में क्या करते हैं, यहाँ से
बांग्लादेश, अपना पश्चिम बंगाल हो गया, तो पश्चिम बंगाल और असम हो गया, इन राज्यों में क्या करते हैं, बांग्लादेश के लोग घुसपैठ करके भारत में आ जाते हैं और भारत में आकर रहने लग जाते हैं और यहाँ पे ही भारत में रहने लग जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, घुसपैठ के माध्यम से सीमा में घुसपैठ करके भारत में घुस जाते हैं, ठीक है ना। तो इस घुसपैठ की घटना को जब अंजाम देते हैं बांग्लादेशी, तो इससे हमेशा दोनों देशों के मध्य खटास पैदा होते, विवाद होता है। अब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जब जल लेके आती हैं, तो लास्ट में जब प्रवेश करती हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले, तो वो बांग्लादेश में जाती हैं। तो उससे पहले, बांग्लादेश में पहुंचने से पहले, बाहर ये दोनों नदियां, जो गंगा नदी निकल के आती है हमारी गंगोत्री से, वहां से निकलने के बाद यूपी बिहार इधर बहते हुए, और जब पहुंचती है बांग्लादेश में, उससे पहले भारत के बहुत सारे राज्यों में बह जाती है। तो बांग्लादेश हमेशा ये कहता है कि जो गंगा नदी है, इसके पानी को भारत अपने इस तरीके से इस्तेमाल करता है, बांग्लादेश तक पहुंचने नहीं देता। ब्रह्मपुत्र की नदी के पानी को लेकर भी ऐसे ही विवाद करता है। अरुणाचल प्रदेश वाले उसी से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, तो बांग्लादेश ये हमेशा आरोप लगाता है कि जो दोनों नदियां हैं, इन नदियों के पानी को भारत अपने तरीके से भारत के हिस्सों में, मतलब सिंचाई के लिए और विद्युत निर्माण के लिए और अन्य विभिन्न कार्यों के लिए व्यर्थ इस्तेमाल करता है। इसलिए इसको लेकर मतलब बाकी बांग्लादेश के पास पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पाता है कृषि और पेयजल के लिए। तो इस पानी विवाद को लेकर भी क्या रहता है, दोनों देशों के मध्य विवाद रहता है, दोनों नदियों को जल को लेकर। बांग्लादेश द्वारा भारत को प्राकृतिक गैस का निर्यात न करना। अन्य पड़ोसी देश और अन्य देशों को बांग्लादेश प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस का क्या कर देता है, निर्यात करता, बेच देता है, लेकिन भारत को नहीं बेचता, भारत का पड़ोसी देश होने के नाते भी। तो इसको लेकर भारत हमेशा नाराज रहता है कि भारत को क्यों नहीं बेचता है, ठीक है, नहीं बेचता है। तो इससे भी दोनों देशों के बीच में विवाद रहता है। भारतीय सेना को पूर्वी राज्य में जाने के लिए रास्ता, जब आप बांग्लादेश और वो देखोगे, तो बांग्लादेश जब यहाँ पे बसा हुआ है, तो ऐसे करके, जैसे मैं समझाता हूँ, यहाँ पे ये भारत का नक्शा मान लो, तो यहाँ वाला जो हिस्सा है, तो यहाँ से जब बांग्लादेश बसा हुआ, तो यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा ही रह जाता है, जहां से भारत इधर के, मतलब दोनों राज्यों के बीच में मतलब संयोजन नहीं बन रहा था, पूर्वी राज्य और ये भारत के बीच में। तो यहाँ छोटा सा रास्ता है, तो इधर जाने के लिए भारत को रास्ता नहीं देता है बांग्लादेश, क्योंकि यहाँ ये बांग्लादेश बसा हुआ है, ये वाला जो मैं अभी पेन की चल रहा है, ये वाला बांग्लादेश, और ये बांग्लादेश यहाँ सीमा का इसका कोना यहाँ तक जा रहा है। तो भारत इधर से प्रवेश करेगा और पूर्वी राज्य जो अपने अरुणाचल प्रदेश वाले, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, इधर वाले राज्य हैं, इधर को जाने के लिए यहाँ से जाना होगा। तो यहाँ पर बांग्लादेश विरोध प्रकट करता है, रास्ता नहीं देता है, ठीक है। तो ये भी स्थिति इसको लेकर क्या बना रहता है, दोनों के बीच में विवाद बनता है। बांग्लादेश द्वारा भारत विरोधी मुस्लिम जमातों का समर्थन करना, यानी बांग्लादेश क्या करता है, जो मुस्लिम विरोधी भारत की जमात, मुस्लिम जमातें हैं, जमातों का मतलब होता है जैसे जातियां होती हैं हमारे हिंदू धर्म में, वैसे ही मुस्लिमों जमात होती हैं, ठीक है, एक ही धर्म में बहुत सारी जमातें यानी जातियां। तो बांग्लादेश जो मुस्लिम विरोधी जातियां हैं, जो मतलब भारत का विरोधी है, भारत का विरोधी है, उस मुस्लिम जमातियों का क्या करता है, समर्थन करता है, उन पर कार्यवाही नहीं करता। तो इसको लेकर भी भारत क्या रहता है, दोनों के बीच में विवाद रहता है। ये हो गए भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद के मुद्दे, ठीक है, इतना समझ लेना है आपको, बहुत है, पर्याप्त है आपके लिए, ठीक है। अगली हेडिंग अपन डालेंगे भारत श्रीलंका, भारत और श्रीलंका का डालेंगे, ठीक है। भारत श्रीलंका संबंध इस तरीके से डाल लेना, ये लास्ट है संबंध, ठीक है, भारत श्रीलंका संबंध। तो इसको भी दो भागों में बांट लेना। इधर क्या हो जाएगा, विवाद, विवाद के पक्ष, या फिर इधर आपको लिखने हैं क्या नाम से, आपसी सहयोग के पक्ष, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको लिखवाऊंगा विवाद के पक्ष। विवाद के कौन कौन से पक्ष हैं कि दोनों देशों के मध्य जो विवाद हुए पहले से लेकर अब तक, उसको मैं बाद में लिखवाऊंगा। सबसे पहले मैं ये लिखवाता हूँ, ठीक है, एक मिनट, सॉरी। हाँ, तो विवाद के पक्ष देखते हैं हमें। विवाद के पक्षों में सबसे पहले आ जाएगा तमिलों को लेकर विवाद, ठीक है, तमिलों को लेकर विवाद की स्थिति, ठीक है। अब ये विवाद की स्थिति तमिलों को लेकर क्या है, इतना लिख लेना है, फिर मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है।
अब पूरी चीज़ तो नहीं लिखा सकता है, कहानी के रूप में पूरी चीज़ है। अब ये सारी चीज़ें आपके दोबारा से टॉपिकों में आएंगी आगे के टॉपिकों में, ठीक है ना, वहाँ पर मैं विस्तार से समझाने की कोशिश करूँगा। तो 1987 में भारत द्वारा भेजी गई शांति सेना का श्रीलंका ने उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया। ठीक है, ये आपके विवाद के हस्तक्षेप बताया। अब ये क्या मामले हैं, विवाद के जो पक्ष थे, ये पुराने पक्ष हैं और क्या पक्ष हैं मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब आप भारत का मैप देखोगे, मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, भारत का मैप जब आप देखोगे तो ये आपका भारत का मैप है, ठीक है, और यहाँ पे है आपकी श्रीलंका, थोड़ा सा लंबा बन गया, कोऑपरेट करना, ठीक है, ये आपकी श्रीलंका है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब नीचे नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपका जो राज्य है, भारत का राज्य, वो है तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। और ये आपकी है श्रीलंका, ठीक है। तो तमिलनाडु में जो रहते हैं उनको बोलते हैं, तमिल भाषा बोलते हैं तो उनको बोलते हैं तमिल लोग, ठीक है, तमिल भाषा बोलते हैं तो वो है तमिल। अब ये जो भारत के तमिलनाडु के लोग हैं, ये अधिकतर यहाँ पे जो है पंबन ब्रिज है या फिर जो पाक जल स्ट्रेट है, ठीक है ना, पाक जल स्ट्रेट तो दोनों देशों के बीच में है। तो यहाँ से जिसको बोलते हैं, हमारा कौन सा ब्रिज होता है जो हमारे माना जाता है कि पौराणिक कथा में, महाभारत में, कि राम जी भगवान गए थे यहाँ पे श्रीलंका में, तो यहाँ से वो ब्रिज जो बोलते हैं, तो ये वाला ब्रिज है यहाँ पर श्रीलंका में है। तो इनके बीच में, दोनों के बीच में जाने का रास्ता है और यहाँ से इसमें जाया जा सकता है। तो श्रीलंका में चले जाएंगे ये तमिलवासी, अधिकतर लोग श्रीलंका में जाकर रहने लग गए। और श्रीलंका में जो जाति निवास करती थी वो रहती थी सिंगल जनजाति, सिंगल। इसका पूरा विस्तृत एलटीटी ही और क्या विस्तार है यहाँ पे, तो केवल का मतलब मैं थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ, अगर इसको विस्तार से पढ़ेंगे ये आगे के टॉपिकों में आएगा पूरा। तो यहाँ पे रहती है श्रीलंका में सिंगल जनजाति, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे तमिलनाडु के लोग अधिकतर यहाँ पे धीरे धीरे जाने लगे, पड़ोसी हैं, तो यहाँ पे जा जाके फिर निवास करने लगे। तो यहाँ पे जब अधिकतर जनसंख्या बढ़ने लगी तमिलों की, तो तमिल के लोग भी वहाँ पर अपने अधिकारों की मांग करने लगे कि हमें यहाँ पर रहने के लिए दिया जाए, हमें यहाँ पर जीवन व्यापन करने दिया जाए। सब तरह की मांगे करने लगे और अपने अधिकारों की सुरक्षा की मांगे करने लगे श्रीलंका से। तो दोनों जातियों के मध्य, यहाँ पे सिंगलों के मध्य और तमिलों के मध्य हमेशा मतलब लड़ाइयाँ होती रहती थी। उन लड़ाइयों को समाप्त करने के लिए एक बार भारत ने क्या किया, भारत ने 1987 में एक शांति सेना भेजी थी कि दोनों को बीच में विवाद की स्थिति को खत्म किया जाए और दोनों देशों के मध्य या दोनों जातियों के मध्य अच्छे रिलेशंस बनाए जाए और इन तमिलों को या तो भारत में लाया जाए, फिर वहां भी श्रीलंका के साथ अच्छे वो बनाए जाए। तो इसके लिए भारत ने 1987 में क्या किया था, भारत द्वारा एक शांति सेना भेजी गई थी। तो उस शांति सेना को श्रीलंका ने बताया कि भारत उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, अगर तमिल श्रीलंका में आ गए हैं तो हम अपने तरीके से इनसे निपटेंगे और भारत में भेजेंगे या फिर यहीं पर रखेंगे, ये हमारा अंदरूनी मामला है। तो भारत ने शांति सेना बच के हमारा क्या किया है, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया, ये आरोप लगाया श्रीलंका ने, ठीक है। अब इसकी विस्तृत जानकारी आगे जब यहाँ पर आएगा वहां पर पढ़ाएंगे, अगर यहाँ पर 30 मिनट की क्लास में सारी चर्चा नहीं हो सकती, ठीक है। तो इतनी सी बात याद रखनी कि 1987 में भारत द्वारा एक शांति सेना भेजी गई थी श्रीलंका में, उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया था श्रीलंका ने। जो दोनों जातियां, सिंगल जनजाति और तमिल जनजाति के बीच में आपस में विवाद हो गया था, उसको सुलझाने के लिए तमिल को लेकर, तमिलों को स्थिति को लेकर विवाद रहता है, क्योंकि तमिल लोग, अधिकतर लोग श्रीलंका में चले गए, वहां निवास करने लगे, वहां अपने अधिकारों की मांग करने लगे। तो श्रीलंका की सरकार वहां की नाराज हो गई, श्रीलंका नाराज हो गया इस चीज से। तो इन दोनों की, तमिलों को लेकर, दोनों स्थितियों को लेकर दोनों देशों के बीच में विवाद है, ठीक है। तो ये विवाद के पक्ष हो गए। अब सहयोग के क्या क्या पक्ष हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। एक दो सहयोग के पक्ष हैं वो भी आप लिख लो और समझ लो, ठीक है, ज्यादा विस्तार से कोई है नहीं चीज, ठीक है। एक तो है मुक्त व्यापार समझौता है दोनों देशों के मध्य, ठीक है, अच्छे तरीके से याद करना है। एक तो क्या है कि दोनों देशों के मध्य मुक्त व्यापार समझौता है, दोनों देशों के मध्य, दोनों देशों के मध्य मुक्त व्यापार समझौता, ठीक है।
दूसरा आप आ जाएगा श्रीलंका में आई सुनामी। आई सुनामी के दौरान भारत द्वारा श्रीलंका की मदद की गई। इस तरीके से लिख लो, मदद की गई। बस ये 2 पॉइंट याद रख लोगे, बहुत है। ठीक है, तो दोनों देशों के मध्य मुक्त व्यापार समझौते का मतलब क्या है कि दोनों देशों की सीमाओं का मतलब जब एक दूसरे देश से जब व्यापार किया जाता है तो अलग अलग देश क्या करते हैं, तो सीमा शुल्क लगाता है। तो दोनों देशों के बीच में मुक्त व्यापार है, आपस में कोई सीमा शुल्क नहीं लगता, किसी तरीके की कोई वो नहीं है, बाउंडेशन नहीं है। दोनों देशों के बीच में मुक्त व्यापार का समझौता हो रखा है। दूसरी ये कि श्रीलंका में एक बार सुनामी आई थी, तो सुनामी में भारत ने श्रीलंका की मदद की थी। ये सहयोग के पॉइंट हो जाते हैं। इतना अगर श्रीलंका में आपने याद रख लिया पर्याप्त है। छोटा प्रश्न बनेगा, बड़ा प्रश्न बनने के चांसेस नहीं है। ठीक है, ये हो गया भारत श्रीलंका। ठीक है, अब यहां से छोटा प्रश्न इस तरीके से बनेगा कि भारत और श्रीलंका के मध्य सहयोग के 2 पक्ष लिखिए, भारत और श्रीलंका के बीच में विवाद के 2 पक्ष लिखिए। बस इससे ज्यादा नहीं बनने वाला। ठीक है, छोटा प्रश्न बन सकता है। अब हमारा जो अगला पॉइंट है, मुख्य पॉइंट, वो पढ़ेंगे हम भारत परमाणु कार्यक्रम। अच्छे तरीके से समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत परमाणु कार्यक्रम, ठीक है, इसको विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे। मुख्य मुख्य पॉइंट इसमें लिखने की कोशिश करके फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो समझने की कोशिश करना, भारत का मतलब भारत हो गया, परमाणु का मतलब परमाणु जानते ही हो, खतरनाक चीज होती है परमाणु। और फिर होता है कार्यक्रम, कि परमाणु किस तरीके से पूरा कार्यक्रम चला परमाणु बनाने का, या परमाणु बम बनाने का कार्यक्रम किस तरीके से चला, किस तरीके से भारत ने परीक्षण किया, कब किया, और क्या क्या उपलब्धियां हुई, उसको सारे को विस्तार से इसमें समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको अच्छे तरीके से लिखवा देता हूं, फिर उसके बाद मैं विस्तार से समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखना 1 मई 1974। 1 मई 1974 में पोखरण में भारत द्वारा प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया। ठीक है, कब किया गया, ये डेट आपको याद होनी चाहिए। तो भारत पोखरण कोष्टक में यहाँ पे लिख लेना, मैंने लिखना भूल गया, जैसलमेर में। हमारे देश राज्य का जो जिला है जैसलमेर। ठीक है, सबसे शुष्क जिला। 1 मई 1974 में पोखरण जैसलमेर में भारत द्वारा पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। कौन सा? पहले नंबर का परमाणु परीक्षण, परमाणु बम बनाने का पहला परीक्षण किया गया था। कब किया गया था? 1 मई 1974 को। ठीक है, फिर अगला आता है मई, है ना, 1 मई है कि जब पता नहीं मई है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी डेट है मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे छोड़ लेना। मई 1998 में, मई 1998 में पोखरण में ही, पोखरण में ही, ठीक है ना, पोखरण में ही, ठीक है, 5 परीक्षण किए गए। 5 परमाणु परीक्षण परीक्षण करके भारत परमाणु संपन्न देश बन गया। इसके तुरंत बाद ही पाकिस्तान भी, ऐसे लिखो, पाकिस्तान भी परमाणु परीक्षण करके परमाणु संपन्न बन गया। ठीक है, परमाणु संपन्न है, परमाणु संपन्न देश बन गया, ऐसे लिख लो। पाकिस्तान भी बन गया भाई, पाकिस्तान भी पीछे नहीं रह रहा। ठीक है ना, इन परीक्षणों
इन परीक्षणों, ठीक है, इन परीक्षणों द्वारा दोनों देशों के मध्य शक्ति संतुलन बन गया। इस परीक्षण के कारण अमेरिका जैसे देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए दिए। आर्थिक प्रतिबंध ठीक है। भारत ने 1968 की परमाणु अप्रसार संधि 1968 में हुई थी भारत की परमाणु अप्रसार संधि। और दूसरी संधि एक और थी, व्यापक परीक्षण, ठीक है, व्यापक परीक्षण निषेध संधि, व्यापक परीक्षण निषेध लिख लेना, निषेध संधि, सीटीबीटी कोष्टक में लेना, सीटीबीटी, ठीक है। सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए, भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए। भारत ने पर हस्ताक्षर परीक्षण निषेध संधि, परमाणु अप्रसार संधि, भारत ने 1968 की परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, ठीक है, सही है, नहीं किए, क्योंकि भारत इन संधियों को भेदभावपूर्ण मानता है। ठीक है, ये आपका है भारत परमाणु कार्यक्रम जो आपको याद करना है। ठीक है, अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ भारत परमाणु कार्यक्रम। भारत परमाणु कार्यक्रम का मतलब है कि भारत परमाणु के परीक्षण करके कैसे संपन्न बन गया, कि इस कार्यक्रम को कैसे अंजाम दिया, वो सारी चीज बातें जो भी है जिस तरीके से बना उसी को भारत परमाणु कार्यक्रम कहा जाता है। ठीक है, तो मई सबसे पहले भारत परमाणु कार्यक्रम में क्या हुआ कि 1 मई 1974 को पोखरण स्थान पड़ता है अपने जैसलमेर रामदेवरा के पास में। तो पोखरण में भारत द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया। कब किया गया, सबसे पहले डेट याद रखनी है, 1974 में किया गया। ठीक है, जैसलमेर में, पोखरण में। ठीक है, फिर मई 1998 में पोखरण में ही 5 परमाणु परीक्षण और किए गए, ये भी सफल रहा। फिर उसके बाद फिर 5 परमाणु परीक्षण किए गए लगातार एक ही साल में 1998 में, और 5 परमाणु परीक्षण करके और भारत ने परमाणु बम बना लिए, सफल हो गया परमाणु परीक्षण में। और परमाणु परीक्षण सफल होते भारत परमाणु संपन्न देश बन गया, यानी परमाणु हथियार बना लिए भारत ने। ठीक है, भारत परमाणु संपन्न देश बन गया। जैसे ही भारत परमाणु संपन्न देश बना तो पाकिस्तान कौन सा कम रहने वाला था, कि पाकिस्तान ने सोचा कि अगर परमाणु संपन्न भारत बन गया हम पीछे रह जाएंगे तो फिर भारत क्या हो जाएगा, हमसे आगे निकल जाएगा। तो उसके तुरंत बाद ही पाकिस्तान में भी परमाणु परीक्षण किए और वो भी परमाणु संपन्न देश बना। ठीक है, इन परीक्षणों द्वारा दोनों देशों के मध्य शक्ति संतुलन बना, क्योंकि दोनों देशों ने परमाणु परीक्षण, अगर भारत के पास ही परमाणु रहते तो फिर शक्ति संतुलन कहाँ बनती, शक्ति में पाकिस्तान कमजोर रह जाता। तो पाकिस्तान ने भी तुरंत बाद ही परमाणु परीक्षण करके परमाणु हथियार मतलब परमाणु बम बना लिया और पाकिस्तान भी परमाणु संपन्न बन गया। ऐसे करके दोनों देशों में फिर शक्ति संतुलन हो गया, दोनों ने परमाणु बम बना लिए। तो ठीक है, इस परीक्षण के कारण अमेरिका जैसे देशों ने, तो भारत में 1968 की बात आती है कि एक तो संधि थी कि परमाणु अप्रसार संधि, 1968 की परमाणु अप्रसार संधि है ना, परमाणु अप्रसार संधि 1968 में हुई थी। परमाणु अप्रसार संधि, ये प्रसार ऐसी थी कि परमाणु परीक्षण नहीं करना है। परमाणु का मतलब परमाणु हो गया, अप्रसार का मतलब प्रसार नहीं करना है, और संधि का मतलब संधि। 1968 में ये संधि हुई, इस पर भारत ने हस्ताक्षर ही नहीं किए,
क्योंकि भारत इसको भेदभावपूर्ण मानता है, क्योंकि भारत कहेगा कि आप लोगों ने, अमेरिका, रूस जैसे बड़े बड़े देशों ने तो परमाणु परीक्षण करके परमाणु हथियार बना लिए, तो भारत चाहता है कि हम भी परमाणु हथियार बना ले, उसके बाद इस पर सिग्नेचर कर सकते हैं। लेकिन भारत ने इसी को भेदभावपूर्ण बताकर भारत ने इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया 1968 में। इसके साथ ही दूसरी संधि हुई थी व्यापक परीक्षण निषेध संधि, कि आपको व्यापक परमाणु परीक्षण नहीं करना है। तो इस संधि का भी भारत में, इस संधि पर भी भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए थे, जिसको हम CTBT बोलते हैं। और शीत युद्ध के बारे में, शीत युद्ध के वाले टॉपिक में मैंने इसको विस्तार से समझाया। तो भारत ने इन दोनों पर हस्ताक्षर नहीं किया, क्योंकि भारत इन दोनों संधियों को क्या मानता है, भेदपूर्ण संधियां मानता है। यानी कि भारत मानता है कि ये दोनों संधियां भेदभाव करती हैं विकसित देश और विकासशील देशों में, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपका भारत परमाणु कार्यक्रम ये है। इतने पॉइंट आपको याद रखने भारत परमाणु कार्यक्रम में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे भारत परमाणु नीति। भारत की परमाणु नीति क्या है, उसके मुख्य पॉइंट क्या क्या है, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूं, तो आपका अगला पॉइंट हो जाएगा भारत परमाणु नीति। भारत परमाणु नीति, अब भारत परमाणु नीति के जो मुख्य पॉइंट क्या क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। भारत परमाणु नीति के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। ठीक है। तो भारत परमाणु नीति का मतलब, यह परमाणु नीति का नीति का मतलब क्या होता है, नियम। यानी भारत परमाणु के नियम क्या बनाएगा, परमाणु बमों को इस्तेमाल करने की नीति क्या रहेगी, या परमाणु बमों को वो करने के कानून क्या रहेंगे, उसी को बोलते हैं भारत परमाणु नीति। किस तरीके से, कौन कौन से सिद्धांतों के तहत इनका इस्तेमाल करेगा, तो नहीं करेगा तो किस तरीके से नहीं करेगा, उन सारी बातों को जो हम पढ़ेंगे वो इन्हीं को बोला जाता है भारत परमाणु नीति के प्रमुख सिद्धांत। यानी कि भारत परमाणुओं का किस तरीके से प्रयोग करेगा, आगे से नहीं करेगा। दूसरा देश अगर भारत पर परमाणु हथियार गिराता है तो भारत भी पीछे नहीं हटेगा, पहले से नहीं करेगा। ऐसे करके कुछ सिद्धांत ऐसे करके, और हम 5-7 सिद्धांत जो भी हैं परमाणु नीति के, उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक बार मैं टाइम देख लेता हूं क्लास का, फिर मैं विस्तार से लिख पाऊंगा। दो मिनट में हम परमाणु नीति के मुख्य मुख्य पॉइंटों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हो जाएगा भारत परमाणु, मैं जल्दी जल्दी लिखता हूं, ठीक है। भारत परमाणु शक्ति का प्रयोग शांति के लिए करेगा। परमाणु की शक्ति का प्रयोग भारत शांति के लिए करेगा, ऐसे भारत परमाणु शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। भारत अपनी सुरक्षा, भारत परमाणु अपनी सुरक्षा व आवश्यकता अनुसार परमाणु हथियारों का निर्माण करेगा। ठीक है। भारत परमाणु शक्ति का प्रयोग पहले कभी नहीं करेगा। परमाणु हथियारों के प्रयोग की शक्ति सर्वोच्च सत्ता के हाथ में होगी, ठीक है। तो और क्या हो सकता है, भारत की विदेश नीति के बारे में
राजनीतिक दलों में हस्तक्षेप, राजनीतिक दलों में मतभेद।